ये कहानी दिल्ली में रहने वाले राधिका और अर्जुन की है, जो अपने गृह नगर पटना से दूर नौकरी की वजह से दिल्ली में बसे हुए हैं। राधिका एक स्कूल में शिक्षिका है, जबकि अर्जुन एक निजी कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है। दोनों का जीवन सुखमय और संतुष्टिपूर्ण था। उनकी 7 साल की प्यारी सी बेटी अनन्या उनके जीवन की खुशियों को और बढ़ा देती थी। ये कहानी उनके साधारण जीवन, अप्रत्याशित चुनौतियों और विश्वास की शक्ति की है, जो उनके जीवन को चमत्कारों से भर देती है। ये कहानी न केवल उनके संघर्ष और विश्वास को दर्शाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों, उनके पड़ोसियों और उनकी छोटी छोटी आदतों को भी उजागर करती है, जो उनके जीवन को और जीवंत बनाती है। राधिका और अर्जुन का दिल्ली आना कोई सुनियोजित योजना का हिस्सा नहीं था। दोनों पटना में अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहे थे। अर्जुन ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी और पटना में छोटी मोटी नौकरियां की थीं, लेकिन वहां की आर्थिक स्थिति और सीमित अवसरों ने उन्हें दिल्ली की ओर खींचा। दिल्ली में अर्जुन को एक निजी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी मिली। शुरुआत में वो अकेले दिल्ली आया था, लेकिन कुछ महीनों बाद राधिका भी उनके साथ आ गई। राधिका ने बीएड की डिग्री हासिल की थी और उसे उम्मीद थी कि दिल्ली में उसे शिक्षिका की नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में उनका पहला घर एक छोटा सा किराए का मकान था, जो एक पुरानी कॉलोनी में था। मकान छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और उनके स्कूल और ऑफिस के पास ही था। इस कॉलोनी में ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे, जो अपनी मेहनत और सादगी से जीवन जी रहे थे। राधिका और अर्जुन को ये कॉलोनी बहुत पसंद आई। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और पड़ोसियों के बीच एक अपनापन था। राधिका को जल्दी ही एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां का माहौल बहुत अच्छा था। बच्चे उत्साही थे और शिक्षक एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। राधिका ने अपनी मेहनत और बच्चों के प्रति अपने प्यार से जल्दी ही स्कूल में अपनी जगह बना ली। दूसरी ओर अर्जुन अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसकी कंपनी में काम का दबाव रहता था, लेकिन वो हमेशा समय पर अपना काम पूरा करता था। उसकी सादगी और ईमानदारी की वजह से उसके सहकर्मी उसका बहुत सम्मान करते थे। राधिका और अर्जुन की शादी को कुछ साल हो चुके थे जब उनकी बेटी अनन्या का जन्म हुआ। अनन्या उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। उसकी मुस्कान, उसकी छोटी छोटी शरारतें और उसकी मासूम बातें उनके जीवन को और खूबसूरत बना देती थी। अनन्या 7 साल की थी, लेकिन उसकी समझदारी किसी बड़े बच्चे जैसी थी। वो स्कूल में अच्छी पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। राधिका हर रात अनन्या को कहानियां सुनाती थी। कभी वो उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, तो कभी अपने बचपन की कहानियां। अनन्या को ये कहानियां बहुत पसंद थी और वो हर रात नई कहानी की मांग करती। अर्जुन भी अनन्या के साथ समय बिताना पसंद करता था। वो उसे अपने कंधों पर बिठाकर घर में घुमाता और कभी कभी उसे स्कूटी पर छोटी सी सैर कराने ले जाता। अनन्या को अपने पापा की स्कूटी पर बैठना बहुत पसंद था। राधिका और अर्जुन का रोज का जीवन बहुत व्यवस्थित था। सुबह जल्दी उठकर वे तैयार होते और मंदिर जाकर दिन की शुरुआत करते। कॉलोनी के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, जहां वे रोज कुछ पल रुककर प्रार्थना करते। मंदिर के पुजारी राधिका और अर्जुन को बहुत मानते थे। वो हमेशा कहते, तुम दोनों का दिल बहुत साफ है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। मंदिर से लौटकर अर्जुन अनन्या और राधिका को स्कूल छोड़ता। इसके बाद वो अपनी स्कूटी से ऑफिस के लिए निकल जाता। अर्जुन की स्कूटी पुरानी थी, लेकिन वो उसे बहुत संभाल कर रखता था। वो कहता, ये स्कूटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ती। राधिका को उसकी ये बातें बहुत पसंद थी। वो हंसकर कहती, तुम्हारी ये दोस्त तो मेरी सौतन है। राधिका का स्कूल बच्चों की हंसी और शोर से भरा रहता था। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी छोटी छोटी समस्याएं भी सुनती थी। अगर कोई बच्चा उदास होता तो वो उसे प्यार से समझाती और उसका हौसला बढ़ाती। स्कूल के अन्य शिक्षक उसकी इस खासियत की तारीफ करते थे। एक बार स्कूल में एक बच्चे ने गलती से अपनी किताब फाड़ दी थी और डर के मारे रो रहा था। राधिका ने न केवल उस बच्चे को चुप कराया, बल्कि उसकी किताब को टेप से जोड़कर उसे वापस दी। बच्चे ने उस दिन राधिका को गले लगाकर कहा, मैम, आप दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हैं।
अर्जुन का ऑफिस भी ज्यादा दूर नहीं था। वहां वो अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन अपने सहकर्मियों के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। ऑफिस में एक बार दिवाली के मौके पर सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक छोटा सा उत्सव मनाया था। अर्जुन ने अपने हाथों से मिठाइयां बांटी और उसके सहकर्मियों ने उसकी सादगी की बहुत तारीफ की। राधिका और अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि वे दिल्ली में अपना घर खरीद लें। उनका किराए का मकान छोटा था, लेकिन उनके लिए पर्याप्त था। फिर भी वे चाहते थे कि अनन्या का भविष्य सुरक्षित हो और उनके पास अपना एक आशियाना हो। इसके लिए वे दोनों मेहनत से पैसे जोड़ रहे थे। राधिका अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हर महीने बचाती थी और अर्जुन भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक में जमा करता था। उनका किराए का मकान स्कूल और ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था, जिसकी वजह से वे इससे संतुष्ट थे। मकान मालिक शर्मा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो राधिका और अर्जुन को अपने बच्चों की तरह मानते थे। वे हमेशा कहते, तुम लोग इतने अच्छे किराएदार हो कि मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। राधिका और अर्जुन भी शर्मा जी का बहुत सम्मान करते थे और समय पर किराया दे देते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। राधिका और अर्जुन अपने साधारण जीवन से खुश थे और अनन्या की हंसी उनके घर को रोशन करती थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। एक सुबह हमेशा की तरह अर्जुन अनन्या और राधिका को उनके स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में उसे अचानक अपनी गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी स्कूटी सड़क के किनारे रोकी, हेलमेट उतारा और अपनी गर्दन को हल्के से इधर उधर घुमाकर देखा। वो हेलमेट वापस पहनने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्जुन स्कूटी समेत कई फीट दूर जा गिरा। उसका हेलमेट सड़क पर लुढ़क गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन के ऑफिस का एक सहकर्मी रमेश वहां से गुजरा। उसने अर्जुन को पहचान लिया और तुरंत उसे अपनी कार में डालकर नजदीकी अस्पताल ले गया। रास्ते में उसने राधिका को फोन करके सारी बात बताई। अस्पताल में डॉक्टरों ने अर्जुन की हालत देखी। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है। इतना जोरदार हादसा होने के बावजूद इस लड़के को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, न ही कोई गहरी चोट है। उन्होंने बताया कि अर्जुन को दर्द की वजह से कुछ इंजेक्शन दिए गए हैं, जिससे वो बेहोशी की हालत में है और कुछ घंटों तक सोता रहेगा। राधिका को जब ये खबर मिली, वो स्कूल से सीधे अस्पताल पहुंची। उसका दिल डर से कांप रहा था। उसने अर्जुन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राधिका ने उसका हाथ थामा और चुपचाप प्रार्थना करने लगी। डॉक्टरों ने उसे आश्वासन दिया कि अर्जुन को गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन वो सदमे में है और 6-7 घंटे में होश में आ जाएगा। ये सुनकर राधिका को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। 6-7 घंटे बीत गए, लेकिन अर्जुन होश में नहीं आया। डॉक्टरों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने अर्जुन का दोबारा परीक्षण किया और कुछ और टेस्ट करवाए। कुछ देर बाद अर्जुन के शरीर में हल्की सी हलचल हुई, जिसे देखकर राधिका और डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब अर्जुन होश में आया तो उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने अपना दाहिना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। उसने अपने दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हिला। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और अंत में बताया कि अर्जुन के शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस हो गया है। उसका दाहिना हाथ और दाहिना पैर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था और उसे अपने शरीर के उस हिस्से में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यह खबर सुनकर राधिका का दिल टूट गया। अर्जुन, जो उनके परिवार का सहारा था, अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मरीज 10-15 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी स्थायी हो जाती है। उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते कि यह कब ठीक होगा। यह सुनकर राधिका की चिंता और बढ़ गई। अस्पताल का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी जमा पूंजी का लगभग 20% हिस्सा अस्पताल के बिल में खर्च हो चुका था। अर्जुन के माता पिता भी पटना से दिल्ली आ गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राधिका और अर्जुन ने कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया था।
जिसकी वजह से उन्हें सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। राधिका अब दिन रात अस्पताल में अर्जुन की देखभाल में व्यस्त रहती थी। अनन्या को पड़ोसियों और स्कूल की सहायता से संभाला जा रहा था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला शांति आंटी अनन्या को अपने घर ले जाती थी और उसका ख्याल रखती थी। शांति आंटी राधिका को हमेशा हिम्मत देती थी। वो कहती, बेटिया तू हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन अस्पताल का खर्चा बढ़ता जा रहा था। एक दिन में 15-16 हजार रुपए का बिल बन रहा था, जो उनकी जमा पूंजी को तेजी से खत्म कर रहा था। राधिका ने डॉक्टरों से बात की और कहा कि वो अर्जुन को किसी सस्ते अस्पताल में ले जाना चाहती है। उसने एक सरकारी अस्पताल के बारे में पता किया था, जहां खर्चा कम था, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी कि अर्जुन की हालत अब स्थिर है और उसे ठीक होने में पता नहीं कितना समय और लगेगा, इसीलिए उसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। राधिका अर्जुन को घर ले आई। अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। अर्जुन को नहलाना, दवाइयां देना और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना राधिका के लिए आसान नहीं था। वो सुबह जल्दी उठती, अर्जुन की देखभाल करती, फिर अनन्या को स्कूल के लिए तैयार करती। इन सबके बीच उसे अनन्या की स्कूल की फीस भी जमा करनी थी। राधिका उसी स्कूल में पढ़ाती थी, इसीलिए उसे फीस में थोड़ी छूट मिलती थी, लेकिन समय पर फीस जमा करने की शर्त वही थी। इसी बीच स्कूल में उसकी परेशानियों का असर दिखने लगा। वो अक्सर देर से स्कूल पहुंचती थी, क्योंकि अर्जुन की देखभाल में उसे बहुत समय लग जाता था। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती वर्मा एक सख्त मिजाज की महिला थीं। उन्हें राधिका की परेशानियों का अंदाजा था, लेकिन वो स्कूल की अनुशासन प्रियता को लेकर बहुत सख्त थीं। एक दिन उन्होंने राधिका को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, राधिका तुम एक अच्छी शिक्षिका हो, लेकिन तुम अब स्कूल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हो। हमें तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। राधिका ने बहुत मिन्नतें की। उसने अपनी आर्थिक स्थिति और अर्जुन की हालत के बारे में बताया, लेकिन श्रीमती वर्मा नहीं मानी। आखिरकार राधिका को स्कूल से निकाल दिया गया। यह राधिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब ना तो अर्जुन की नौकरी थी और न ही उसकी। उनकी जमा पूंजी तेजी से खत्म हो रही थी और अनन्या की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। राधिका ने सोचा कि वो अनन्या को अपने माता पिता के पास पटना भेज देगी, ताकि कम से कम उसकी पढ़ाई और देखभाल की चिंता कम हो। लेकिन उसका दिल अपनी बेटी को इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं था। एक दिन जब राधिका अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी, उनके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग, जिन्हें सभी प्यार से बाबूजी कहते थे, राधिका से मिले। बाबूजी खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर साल खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते थे और उनकी भक्ति की कहानियां कॉलोनी में मशहूर थीं। बाबूजी ने राधिका की उदासी देखी और पूछा, बेटिया तू बहुत परेशान दिख रही है, क्या बात है? राधिका ने अपनी सारी परेशानियां बाबूजी को बता दी। उसने बताया कि अर्जुन को पैरालिसिस हो गया है और उनकी जमा पूंजी खत्म हो रही है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। बाबूजी ने उसे सांत्वना दी और कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से केवल जीत ही मिलती है। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जगह बाबूजी? क्या मेरे अर्जुन ठीक हो जाएंगे? क्या मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी? बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा, तू घर जा और मेरे लिए एक कप चाय बना, मैं वहीं आकर तुझे सब बताता हूं। राधिका घर पहुंची और चाय बनाने लगी। वो अर्जुन से अपनी परेशानियां छिपाती थी ताकि उसे और दुख ना हो, लेकिन अर्जुन जो बोल नहीं सकता था, सब कुछ देख रहा था। वो अपने आप को कोसता था कि उसकी वजह से परिवार की यह हालत हो गई। वो मनी मन सोचता था कि अगर उसके हाथ काम करने लगे तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा, ताकि राधिका पर और बोझ न पड़े। तभी बाबूजी एक तस्वीर लेकर आए जिसमें खाटू श्याम बाबा की मूर्ति थी। उन्होंने राधिका को बताया, ये हैं खाटू श्याम बाबा, ये तेरी सारी परेशानियां दूर करेंगे। राधिका ने पूछा, मुझे क्या करना होगा बाबूजी? बाबूजी ने कहा, एक लाल कपड़ा ले, उसमें एक नारियल और 1.25 रुपए रख और उसे कलावे से बांध दे। फिर उसे बाबा को अर्पण कर और अपने दिल की सारी बातें बाबा से कह दे। बोल कि बाबा मेरे अर्जुन को ठीक कर दो, मेरे घर में सुख शांति दे दो, और ये वादा कर कि तू खाटू श्याम जाकर ये नारियल अर्पण करेगी। राधिका ने पूछा, लेकिन मैं इनकी पूजा के बारे में कुछ नहीं जानती। बाबूजी ने कहा, बिटिया सभी भगवान एक हैं
तुझे बस जय श्री श्याम बोलना है और सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, फिर देख बाबा क्या कमाल करते हैं। राधिका ने तुरंत बाजार से लाल कपड़ा, नारियल और कलावा खरीदा और बाबूजी के बताए अनुसार सब किया। उसने बाबा की तस्वीर के सामने नारियल अर्पण किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। राधिका ने रोज बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना शुरू कर दी। वो सुबह शाम जय श्री श्याम जपती और अर्जुन के ठीक होने की कामना करती। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बीता, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। राधिका का विश्वास डगमगाने लगा। उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी मैं रोज प्रार्थना कर रही हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बाबूजी ने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटिया भक्ति में धैर्य चाहिए, बाबा सब सुन रहे हैं, बस तू प्रार्थना जारी रख। चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अर्जुन की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। राधिका ने जब यह देखा तो वो दंग रह गई। उसने तुरंत बाबूजी को बुलाया। बाबूजी भी राधिका के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की उंगलियां सचमुच हिल रही थीं। बाबूजी ने खुशी से कहा, देखा बाबा का चमत्कार, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने कहा, बाबूजी आपने तो कहा था कि 1 महीने तक प्रार्थना करनी होगी, लेकिन यह चमत्कार तो इतनी जल्दी हो गया। बाबूजी ने हंसकर कहा, बाबा की मर्जी बिटिया। अब राधा का विश्वास और मजबूत हो गया। अगले दिन उसने बाबा से और मांग लिया। उसने कहा, बाबा मैं जरूर आपके पास खाटू श्याम आऊंगी और मैं चाहती हूं कि अर्जुन अपने पैरों पर चलकर मेरे साथ आए। क्या ऐसा हो सकता है? बाबा ने उसकी ये पुकार भी सुन ली। अगले 10 दिनों में अर्जुन के पैरों में हल्की सी हलचल शुरू हो गई। राधिका अब सब कुछ भूल चुकी थी। उसे बस 2 चीजें याद थीं, खाटू श्याम बाबा और उसका पति जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने अपने आसपास के लोगों को बाबा के चमत्कार के बारे में बताया। शांति आंटी, शर्मा आंटी और कॉलोनी के अन्य लोग राधिका की बात सुनकर हैरान थे। कुछ लोग इसे बाबा की कृपा मानते थे तो कुछ इसे संयोग कहते थे, लेकिन राधिका को यकीन था कि यह सब बाबा की कृपा से हो रहा है। एक दिन उनकी कॉलोनी से खाटू श्याम के लिए एक बस जाने वाली थी। बाबूजी ने कहा, बिटिया हम अर्जुन को भी बाबा के दरबार ले चलते हैं। लेकिन राधिका ने कहा, नहीं बाबूजी मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अर्जुन अपने पैरों पर चलकर बाबा के पास न जा सके। बाबूजी ने हंसकर कहा, ठीक है बिटिया, जैसी तेरी मर्जी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब राधिका उठी तो उसने देखा कि अर्जुन चारपाई पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अनन्या से पूछा तो उसने कहा, मम्मी मैंने पापा को नहीं देखा, मैं तो अभी उठी हूं। राधिका घबराकर बाहर भागी। वहां उसने जो देखा उसे यकीन नहीं हुआ। बाहर लोग तालियां बजा रहे थे और अर्जुन बस के सामने खाटू श्याम के भजन पर नाच रहा था। वो अपनी ही धुन में मस्त था। राधिका वहां पहुंची और अर्जुन के साथ नाचने लगी। जिस इंसान को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो आज अपने पैरों पर खड़ा था और नाच रहा था। यह चमत्कार देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो वापस घर भागी, बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और रोते हुए कहा, बाबा इससे तेज काम कोई नहीं कर सकता। राधिका, अर्जुन और अनन्या खाटू श्याम जाने के लिए बस में बैठने ही वाले थे कि तभी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती वर्मा की कार बस के सामने आकर रुकी। श्रीमती वर्मा ने राधिका से कहा, राधिका हमने जितनी भी नई शिक्षिकाएं रखी कोई भी तुम्हारी तरह अनुभवी नहीं है। हमें तुम्हारी जरूरत है, कृपया अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर लो। राधिका हैरान थी। जिन लोगों ने उसे बेइज्जत करके निकाला था वे अब उससे मिन्नतें कर रहे थे। उसने अर्जुन से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने मुझे बहुत बुरे वक्त में निकाला था। अर्जुन ने कहा, राधिका तुम एक शिक्षिका हो, तुम्हारा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना। उनके तरीके गलत थे लेकिन तुम अपना कर्तव्य निभाओ। राधिका ने श्रीमती वर्मा से कहा, ठीक है मैं सोमवार से ज्वाइन कर लूंगी। राधिका, अर्जुन और अनन्या खाटू श्याम के दरबार पहुंचे। वहां का माहौल भक्ति और उत्साह से भरा था। बाबा के मंदिर में भक्तों की भीड़ थी और भजन की मधुर धुनें हवा में गूंज रही थी। राधिका ने वो नारियल बाबा को अर्पण किया जो उसने लाल कपड़े में बांधकर रखा था। उसने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा आपने वो चमत्कार किया जो कोई नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में केवल कृतज्ञता थी। अनन्या ने भी बाबा के सामने हाथ जोड़े और अपनी मासूम आवाज में कहा,
बाबा, मेरे पापा को ठीक करने के लिए थैंक यू। अर्जुन चुपचाप बाबा की मूर्ति को देख रहा था। उसके मन में भी एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, अगर बाबा न होते तो शायद मैं आज यहां ना होता। खाटू श्याम से लौटने के बाद राधिका और अर्जुन का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। राधिका ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की। वो अब पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाती थी। उसने अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि मुश्किलों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन भी धीरे धीरे अपनी नौकरी पर लौटने की तैयारी करने लगा। उसकी कंपनी ने उसे कुछ समय के लिए हल्का काम दिया ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सके। अर्जुन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और जल्दी ही अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया। अनन्या की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रही। वो अब और समझदार हो गई थी और अपने मम्मी पापा की कहानी को बड़े गर्व से अपने दोस्तों को सुनाती थी। राधिका और अर्जुन ने अब एक नया फैसला लिया। उन्होंने अपने और अनन्या के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया ताकि भविष्य में ऐसी कोई मुश्किल ना आए। उन्होंने अपने सपनों के घर के लिए फिर से पैसे जोड़ना शुरू किया। उनका विश्वास था कि अगर मेहनत और भक्ति साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। आज राधिका, अर्जुन और अनन्या हर महीने खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। उनका विश्वास है कि बाबा ने उनके जीवन को नई दिशा दी। राधिका अब स्कूल में पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय है। बच्चे उसे सुपर टीचर कहकर बुलाते हैं। अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक छोटा सा प्रमोशन भी पाया है और अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करता है। अनन्या अब 8 साल की हो गई है। वो स्कूल में न केवल पढ़ाई में अच्छी है बल्कि नृत्य और चित्रकला में भी हिस्सा लेती है। राधिका और अर्जुन उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर गर्व करते हैं। कॉलोनी के लोग अब भी राधिका और अर्जुन की कहानी को एक चमत्कार के रूप में याद करते हैं। बाबूजी, शांति आंटी और शर्मा जी अब भी उनके सबसे करीबी दोस्त हैं। ये कहानी केवल राधिका और अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। ये विश्वास, प्रेम और मेहनत की कहानी है। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन राधिका और अर्जुन के लिए यह चमत्कार उनके जीवन का सच है। आज के समय में जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज है, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बीच भी विश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना जरूरी है और शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति हमारी पुकार जरूर सुनती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां और अपनों का साथ कितना अनमोल है। राधिका, अर्जुन और अनन्या का जीवन अब एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।